तो चलिए मास्टर्स, आज का सेशन में हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है डेथ ऑफ लव्ड वंस। हम योर सोल्स प्लान बुक के अब तक 5 चैप्टर्स देख चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे सिचुएशंस को देखा है कि लोग सारे सिचुएशंस क्यों प्लान करते हैं उनके जीवन में। प्री बर्थ प्लानिंग में क्या लेसन्स होते हैं, इसके पीछे उनको क्या लर्न करना होता है। तो आज का जो लेसन है, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, क्योंकि हर एक की लाइफ में ऐसा कोई होता है जो करीबी उनको लगता है, जो बहुत जल्दी चला गया। वो बहुत क्लोज रिलेटिव हो या ना हो, बट इन अ वे वो एनर्जेटिकली क्लोज्ड होते हैं, जो चले जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही लोगों को लाइक छूने वाला टॉपिक है। सो बेसिकली क्वेश्चन है रॉबर्ट शॉर्ट्स का कि जो भी अर्थ पे जन्म लेता है, उसको जन्म लेने के तभी एक प्लान होता है कि उनको मृत्यु लेनी होती है। वो तो है, लेकिन जो लोग बहुत जल्दी उस मृत्यु को अपनाते हैं, शरीर को छोड़ के जाते हैं, वो जो लॉस होता है उनके रिलेटिव फैमिली के लिए, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। और ये सारी चीजें एक प्रोफाउंड अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, जो मैंने अब तक ऐसा समझा है, ऐसे रॉबर्ट शॉर्ट्स कहते हैं। फिजिकल प्लेन में जो जीवन लेने आ रहे हैं, वो जो भी प्लान करते हैं, उन्हें जाना होता है, लेकिन जो लेसन्स उनकी मृत्यु से देने हैं लोगों को, वो कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं उनके साथ कि मेरे मृत्यु के बाद आपको ये लेसन्स कंप्लीट करने हैं। सो सिमिलरली आज जो हमारे इस केस स्टडी में है, वो उसका नाम है वैलेरी विलर्स। वैलेरी विलर्स एक 42 ईयर्स ओल्ड लेडी, इस केस के दौरान उनका एज था। तो उन्होंने रिसेंटली उनका बेटा खोया है, मतलब उनके बेटे ने देह त्याग दिया। उस देह से आत्मा चली गई। तो डेथ जो हुई है, जो उनके खुद के बेटे की हुई है, बेटा अभी टीनेजर था, बहुत बड़े एज में नहीं, तो बहुत कम एज में उसका लाइफ उन्होंने ऐसा प्लान किया कि डेथ हो जाए उस लाइफ में। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जिस वो बताती है, बहुत एक्सप्लेन कर रही है, ये अनएक्सपेक्टेड था। उससे पहले भी उन्होंने कुछ 20 यानी 12-15 ईयर्स पहले उन्होंने सिमिलर टाइप ऑफ एक लव्ड वन का डेथ एक्सपीरियंस किया था, जो पहला एक्सपीरियंस था उनके लिए। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, कुछ चीजें हमारे लाइफ में रिपीटेडली होते हैं, है ना। तो वो रिपीटेशन क्यों हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आपका प्री बर्थ प्लानिंग है, उन लोगों के साथ आपका वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर पर्टिकुलर ये टॉपिक लिया जाए लव्ड वन के डेथ के बारे में, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उन्होंने ये सिचुएशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बार बार होते हुए एक्सपीरियंस की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि उनके वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन लोगों के साथ, उन सोल्स के साथ। प्री बर्थ प्लान में उन्होंने किया है कि मैं इस जीवन में ये सारा एक्सपीरियंस करूंगी, क्योंकि प्रत्येक समय वो उस दर्द को जब फेस कर रहे होते हैं, उनका उनका लेवल डिफरेंट होता है। फर्स्ट टाइम जो पर्सन इस ऐसे कोई लॉस को फेस करता है, तब वो शॉक होता है, बहुत बड़ा शॉक होता है, जो उनको आगे वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे लाइफ को, वो उनको डिसाइड करना होता है। कोई कोई गलत लाइक तरीके से उसको लेता है और अपने आप को डिप्रेशन में डाल देता है। कोई उसको एक अपॉर्चुनिटी लेता है और खुद की ग्रोथ करता है, दिखाने के लिए कि जो लव्ड वन उन्होंने खोया है, उनके ड्रीम्स को वो फुलफिल कर रहे हैं। राइट। तो उन्होंने वो लेसन कंप्लीट कर लिया और आगे बढ़े। लेकिन अगर वो सिम फिर से रिपीट हो गया उनके लाइफ में, तब उनके पास एक डिफरेंट लर्निंग आती है। अगर वो फिर से रिपीट हो रहा है, तो अगेन थर्ड टाइम उनको डिफरेंट लर्निंग आती है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, दो चीजों के कारण ये सिचुएशंस आप आपके बर्थ प्लान में डिसाइड करते हो, फाइनल करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ जो है, और उसके द्वारा जो भी लेसन लेने हैं। सेकंड होता है कर्म। कर्म जो प्रत्येक समय पे आप उसका उस फेज ऑफ लाइफ में, उस लेवल ऑफ लाइफ में आप कंप्लीशन कर रहे हो, ताकि उन कर्मों के द्वारा आप उस चक्र से धीरे धीरे बाहर आ जाओ। सो दोनों भी कारणों से आप ये कर रहे हो। और थर्ड हो सकता है कि इन्हीं सिचुएशंस के द्वारा आप सोशल सर्विस करते हो, जो आपका यूनिवर्सल सर्विस है, और एक लाइट वर्कर की तरह आपको काम करना होता है। अब इस वैलरी की स्टोरी में जो उसने 2 बार ये एक्सपीरियंस किया है, जो लव्ड वंस यंगर एज में चले गए हैं, उनके बारे में बता रही है कि वैलरी का फर्स्ट जो उनका मैरिज हुआ था,
उस हस्बैंड के साथ ये बेटा उनका लाइक उसका बर्थ हुआ था। देन वो डिवोर्स होने के बाद उन्होंने रीमैरी किया रिसेंटली। और अभी जो न्यू हस्बैंड है और उनका बेटा और वैलेरी एक साथ रहते हैं एक घर में। तो वैलेरी का बेटा डस्टिन, वो बहुत ज्यादा एक्टिव लड़का है। लाइक नॉर्मल बॉयज जो होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, कार्स में इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर्स में, मशीन्स में, इंजिन्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो मोस्टली बॉयज होते हैं। और वैलेरी कहती है मैंने उसको बहुत अच्छे से संभाला है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया जो एक मॉम कर सकती थी, एक पेरेंट कर सकता है। और मैंने इसको इंडियन गाइड्स करके एक पेरेंटिंग टेक्निक है, जैसे एरोप्लेन बोलते हैं होता है, हेलीकॉप्टर टेक्निक होता है, तो इंडियन गाइड्स एक टेक्निक है जहाँ पे पेरेंट्स और किड्स साथ में सेम एक्टिविटी करते हैं। लाइक अगर वो फुटबॉल खेल रहा है तो मॉम भी उसके साथ फुटबॉल खेल लेगी, अगर वो कार्ड्स खेल रहा है तो मॉम भी उसके साथ, या फिर पेरेंट, वो एनी एनी ऑफ द पेरेंट उसके साथ वो एक्टिविटी कर रहा है। सो इस पेरेंटिंग टेक्निक को कहते हैं इंडियन गाइड्स। तो बेसबॉल वो खेलने में बहुत इंटरेस्टेड है, बास्केटबॉल में भी बहुत इंटरेस्टेड था, तो वैलरी उसके साथ खेलती थी। तो उसने यही एक्सप्लेन किया है कि जो मैं एज अ पेरेंट कर सकती थी वो मैंने सब कुछ किया। मैंने उसको मेरा सारा टाइम दिया, अटेंशन दिया मेरे काम के साथ, वो सब कुछ मैंने किया, उसने कहा। जब एक बार वो बेसबॉल मैच देखने गए थे, वो कहती है वो बहुत छोटा था, डस्टिन बहुत छोटा था, उसने कभी बेसबॉल खेला नहीं था, उसने देखा जरूर था। तब उस मैच को देखते हुए वो बोलता है कि मैं इसको खेलूंगा, मैं ट्राई करूंगा। ओके। तो जो कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे था और उसने खेल के दिखाया, जो खेलने वाले बच्चे थे दे वर एक्सपर्ट इन दैट गेम, लेकिन उनके साथ जाके ये खेल रहा था डस्टिन इतने कॉन्फिडेंटली कि उसके पास कोई डर नाम की चीज ही नहीं थी। तो शी वॉज सो प्राउड अबाउट जस्टिन कि उसके पास ये क्वालिटी थी कि कॉन्फिडेंटली वो कुछ भी सीखे और उसको ट्राई करे। तो उसको बताती है आगे कि वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने खुद एक इंजन बना लिया था। उसने कंप्यूटर सीखे थे, कार सीखे थे, और खुद ने एक ऑटोमोबाइल इंजन बिल्ड किया था, एंटायरली स्क्रैच से उसने बिल्ड किया। तो वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था ग्रेड वाइज, और उसके नंबर्स जो मार्कशीट में होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। वो कहती है जब उसकी मृत्यु हुई तब जो फ्यूनरल्स होते हैं, फ्यूनरल के दिन उसको उससे लास्ट लाइक प्रेयर्स के लिए 250 किड्स आए थे उसके फ्रेंड्स मिलने के लिए। उसने कहा मुझे कभी पता ही नहीं था, वैलेरी ने कहा मुझे कभी पता ही नहीं था डस्टिन को इतने सारे फ्रेंड्स हैं। और प्रत्येक जो किड जो फ्रेंड उसको आके लाइक मिल रहा था मॉम को, जब उसको लाइक व्हेन दे आर गोइंग अवे, तब वो मिल के जा रहे थे ना वैलरी को। तो वैलरी को एवरी किड कुछ डिफरेंट चीज बता रहा था डस्टिन के बारे में, जो बहुत ही यूनिक उसको समझ रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी डस्टिन के बारे में सुनने के लिए। तो ये सब रिकॉल कर रही है कि डस्टिन ने कैसे जीवन जिया, कैसे वो था, कितना वो फ्रेंडली था, कितना इंटेलिजेंट था। अगर वो जीता तो वो बहुत एक जेंटलमैन की तरह बन जाता, इंटेलिजेंट पर्सन की तरह बन जाता, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं है। अब तो वो जीवन में नहीं है, इस पृथ्वी तल पे नहीं है, लाइक मनुष्य की तरह नहीं है। तो उसे कुछ याद आता है, वो कहती है कि एक वीक पहले, डस्टिन के मौत के एक एक वीक पहले, जब वो बैठी थी उसके रूम में, तब उसने लाइट्स बंद करके रखे थे। और जो विंडो से जितना लाइट आ रहा था, नेचुरल लाइट, वो बहुत ही हल्का सा था क्योंकि इवनिंग का समय था। लेकिन फिर भी क्योंकि बाहर बारिश भी शुरू होती है, तो बारिश जब होती है तो लाइट कम होती है, राइट। तो मॉम ऐसे क्यों बैठी है, तो ये समझ के उसने लाइट्स ऑन किया। डस्टिन ने कहा कि तुम लाइट्स ऑन करके बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैलेरी ने कहा नहीं, ये नेचुरल लाइट है, आई लाइक दिस द वे इट इज। डीम है फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। और वो दोनों बैठ के लाइट्स बंद करके बाहर देख रहे हैं, विंडो से बाहर बारिश देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस वो उसको याद आता है। अ, आगे बताती है डस्टिन की जब मौत हुई वो 19 ईयर्स ओल्ड किड था, उस समय पे उसका एज 19 था। और उस दिन से पहले एक एक रात पहले वो वैलेरी के रूम में आया, लाइक यूजुअली जो सोने से पहले वो आता है, हग करता है, आई लव यू कहता है। तो यूजुअली वैलेरी उसको आई लव यू कहती है, लेकिन वो रिटर्न बैक नहीं कहता है, अब वो 19 ईयर्स ओल्ड है, तो टीनेजर्स जैसे होते हैं वो ऐसा ही बिहेव करने लगा था। वो कभी भी उसको वापस से आई लव यू नहीं बोलता था,
बट दिस नाइट उसने आई लव यू टू कहा। और जैसे लाइक नॉर्मली हम लोग किड्स को कैसे चीक पे किस करते हैं, अब वो टीनेजर है, बॉय है, ही इज लाइक नो मॉम यू कैन नॉट डू इट, आई एम अ बिग बॉय नाउ। तो उस दिन डस्टिन ने करने दिया, उसके गाल पे किस करने दिया, और मॉम वो सो सरप्राइज्ड, और उसको अच्छा लगा, प्यार ऐसा लाइक महसूस हुआ, कुछ फीलिंग महसूस हुआ। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वापस ड्राइव करके आ रही थी, तब उसे क्लाउड जैसे पिंक दिखने लगे। शी फेल्ट कि ऐसे कुछ है, इस क्लाउड में कुछ मैसेज है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। जब वो घर आई, उसकी डॉग, उसके पास एक पेट है टेसी नाम की, और वो खेल रही थी, टेसी वाज प्लेइंग यूजुअल जो खेलती है। और वो डस्टिन के रूम के अंदर चली गई वैलरी, और पीछे पीछे टेसी भी गई। तो वैलेरी ने नॉर्मली जैसे मॉम डैड करते हैं, बच्चों को देखा कि वो तो सोया है, स्कूल से आने के बाद सो जाते हैं, तो सो गया है, और ऐसा ही फैल के सोया है, तो इसको ठीक करने के लिए वैलेरी उसके पास चली गई। तो उसे उसके पास जाने के बाद उसको लगा कि इसको उठाते हैं क्योंकि इवनिंग हो गया है। तो आवाज देने लगी वैलेरी, लेकिन वो कुछ आवाज नहीं दे रहा था, बैक आवाज कुछ नहीं दे रहा है, तो रिप्लाई बैक नहीं कर रहा है। तो उसे थोड़ा सा डर लगने लगा। तो यहाँ जो बताया गया है ना सारा, अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, व्हाट आई फील इज मॉम के अंदर एक डर बैठ गया था, क्योंकि फर्स्ट जो उसने एक्सपीरियंस किया था डेथ, जो लव्ड वन का, उसकी वजह से उसे लोगों का खोने का डर उसके मन में था। तो उसके बेटे को वो इतने प्यार से संभालती थी, वो उसको चेक करती थी उसके रूम में जाके बार बार, या फिर उसको जो कुछ भी करना है प्रत्येक चीज में वो इन्वॉल्व होती थी, ताकि वो एवरी मोमेंट उसके साथ जी पाए। सो एट सोल लेवल शी न्यू कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक एज अ ह्यूमन वैलरी ऐसा काम कर रही थी, कि जो हर एक मोमेंट को चेरिश कर पाए उसके साथ का। तो ये मुझे समझ में आ रहा है इस पैराग्राफ से। तो सिमिलरली अभी डस्टिन के रूम में जब वो है, उसको आवाज दे रही है, डस्टिन उठ नहीं रहा है, तो वो उसके पास फिर से चली जाती है। वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो अपने टेसी को, डॉग को उसके ऊपर रख देती है, ताकि टेसी के खेलने के लिए तो एटलीस्ट वो कुछ मूवमेंट करे। कुछ नहीं हो रहा है। नाउ शी चेक्स हिज ब्रेथ, ब्रेथ को चेक करती है, ब्रेथ ही नहीं आ रही है, उसकी हार्ट बीट्स नहीं आ रहे हैं। वो बहुत घबरा जाती है। तभी उसको हेडलाइट्स दिखाई देते हैं कार के, उसके गैराज के पास, जो उसके हस्बैंड के कार की है, जो अभी रिसेंट जो हस्बैंड उसका है। तो हस्बैंड को बोलती है वो कि डस्टिन ब्रेथ नहीं, ब्रीद नहीं कर रहा है, तुम कुछ करो। तो वो फास्ट आ जाता है ऊपर कार से बाहर आके, और वो सीपीआर देने लगता है, ताकि वो शायद उठ जाए। तो सीपीआर देता है, तो उठता नहीं है, चेस्ट पे कंप्रेशन जो करते हैं उसे सीपीआर कहते हैं हम लोग। सीपीआर से भी वो उठ नहीं रहा है। तब वैलेरी 911 कॉल करती है, जो यहाँ के एम्बुलेंस और इमरजेंसी के लिए हम कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स आ जाते हैं। जब वो आते हैं, तब वो कहते हैं कि डस्टिन इज डेड, ऑलरेडी डेड है। जब वो थोड़ी जांच करते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि वो एक्सीडेंटल ड्रग ओवरडोज हो गया है। वो ऐसे इंटेंशनल नहीं था, लेकिन वो एक्सीडेंटल था, उनको ये पता चला। तो वो बहुत शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। एंड अगेन यहाँ पे जो हाई स्कूल्स है, मिडिल स्कूल्स है, जितना मुझे पता है, ड्रग्स वहां पे किड्स यूज करते हैं, स्मॉल अमाउंट में क्यों ना हो वो, बस एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए करते हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा आदत हो जाती है, लेकिन किसी किसी को पता है कहाँ रुकना है। सो अगेन दिस इज पार्ट ऑफ देयर सोल प्लान, ऐसे कह सकते हैं। तो इस घटना के बाद विकी, जो वैलेरी की सिस्टर है, विकी आती है, और वो कहती है वैलेरी को कि मुझे तुम्हें बताना है कुछ। जब ये डस्टिन की डेथ हुई, उसके बाद, शायद उसके बाद विकी को ऐसा ड्रीम आया, या फिर उसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि डस्टिन वहां पे आया है। और डस्टिन उसको बता के चला गया कि मॉम को बताओ, आंट विकी, प्लीज गो एंड टेल माई मॉम दैट आई एम दैट नेचुरल लाइट। तो उसे एकदम से क्लिक हो जाता है, वो 1 वीक पहले जो इंसिडेंट हुआ था, जब उसने बोला वैलेरी ने कि मुझे नेचुरल लाइट पसंद है। सो नाउ शी अंडरस्टूड कि उसके वो जो मैसेज है, सी आई एम गेटिंग शिवर्स, क्योंकि मैंने बुक पढ़ा है और आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं ये पढ़ के फिर से। तो वो बता रही है कि मुझे तभी फील हुआ, वैलेरी कहती है कि डस्टिन है यहाँ पे,
मैं उसको देख नहीं पाती हूँ, लेकिन ही स्टिल हियर एज अ सोल लेवल, आई मीन एज एन एनर्जी। वो यहाँ पे कह रही है, उसका सोल वगैरह नहीं पता है, लेकिन उसकी एनर्जी अभी भी यहाँ पे है। उसके कुछ दिन के बाद जब उसका फ्यूनरल हो गया, फ्यूनरल के बाद उसको ड्रीम आया। ड्रीम में उसे लगता है कि मैं उठ गई हूँ, मैं नींद से उठ गई हूँ, मेरा शरीर ऐसा लिफ्टेड है अबाउ द ग्राउंड, लिफ्टेड अबाउ द ग्राउंड, ऐसा फील कर रही हूँ। जैसे हम कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, वो उसको हो रहा है ड्रीम में। और वो फील कर पा रही है वहां पे उसके बेटे की एनर्जी को। वो बेटी की एनर्जी इतनी पावरफुल है, वो बोल रही है मेरे अंदर जैसे प्यार उमड़ रहा है, वैसे जैसे हैप्पीनेस से मेरा जो एनर्जी बॉडी है वो झूम रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है उसके अंदर। सो शी फेल्ट डस्टिन ओवर देयर। लेकिन वो फीलिंग आगे एक्सप्लेन करती है, जब मैंने वो फील किया पावरफुल एनर्जी वहां पे, देख नहीं पा रही थी लेकिन वो फील कर पा रही थी उस एनर्जी बॉडी को। थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि उस एनर्जी, वो जो एनर्जी बॉडी वो मेरे अंदर भी है। लाइक आई एम डस्टिन एंड डस्टिन इज मी, लाइक वननेस। शी फेल्ट द वननेस इन दैट फेज। उसे ये फीलिंग बहुत न्यू थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये डस्टिन है और वो अब हम वननेस में है। एंड शी फेल्ट हैप्पीनेस व्हेन शी केम बैक टू हर बॉडी एंड नॉर्मल लाइफ, राइट। कॉन्शियसनेस में आने के बाद उसे लगा कि मैं हैप्पी हूँ। वो अभी दर्द में नहीं थी, उसके बेटे के मृत्यु के दर्द से थोड़ा सा वो बाहर आ गई, ऐसे कह सकते हैं। और तभी डस्टिन के इस इंसिडेंट को बताने के बाद वैलेरी स्टार्ट करती है उसके 12 इयर्स ओल्ड जो एक्सपीरियंस था उसको बताने के लिए रॉबर्ट को। वो कहती है रॉबर्ट को कि जब 12 इयर्स अगो, जब वो उसने डिवोर्स लिया था फर्स्ट मैरिज से, तो उसके बाद उसकी मुलाकात हुई डीसी से। डीसी नाम बताया गया है उस पर्सन का, जो कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा वो मिले थे। तो तब वो कुछ उसी जिस जगह पे वो मिले थे उसके पास ही उसका एक होटल था, वहां पे वेट्रेस की तरह वो काम कर रही थी। तो उनकी फ्रेंडशिप हुई। वो डीसी एक डाइवर था, प्रोफेशनल डाइवर था। 15 इयर्स ओल्ड उसका एक्सपीरियंस था। वो 15 इयर्स से डाइविंग करता था, अंडर वाटर जाता था, डीप जाता था। उसको बहुत अच्छे से वो ही वॉज अ स्किल्ड प्रोफेशनल उसमें। तो डीसी और वैलेरी की फ्रेंडशिप बढ़ी, उनमें प्यार हुआ। फिर एक बार एक दिन February 17th, लाइक यस्टरडे बोल सकते हैं कभी, तब उसने प्रपोज किया वैलेरी को शादी के लिए। नाउ दे आर लाइक फियांसे। अब वो शादी करने में एंगेज्ड, राइट, एंगेज्ड कपल की तरह है। February 17 को उसने प्रपोज किया वैलेरी को। उसी इवनिंग डीसी को एक असाइनमेंट आया डाइविंग का। फिर उस डाइविंग के असाइनमेंट में जब वो जाता है, कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, और उस डाइविंग एक्सीडेंट में डीसी की मृत्यु हो जाती है। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस शी एक्सपीरियंस्ड ऑफ लाइक लूजिंग अ लव्ड वन। तो वो बताती है आगे कि जब ये ऐसा हुआ, उसको लगता है दिस इज नॉट पॉसिबल। 2 दिन के बाद उन्हें पता चला कि डीसी मिल नहीं रहा है, तो उसको डेड डिक्लेयर करते हैं क्योंकि उसकी बॉडी आ जाती है ऊपर वगैरह वगैरह। सो शी सेड कि इट्स नॉट पॉसिबल, वो तो एक अच्छा डाइवर था, वो ऐसा मर नहीं सकता है। तो लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। द पर्सन ही वेंट विथ, लाइक जॉनी नाम का एक पर्सन है जिसके साथ डीसी जाता है डाइविंग पे, तो वो कहता है कि उसने आत्महत्या कर ली। तो वैलेरी कहती है दिस इज नॉट पॉसिबल, उसने तो मुझे अभी शादी के लिए प्रपोज किया, उसने कितनी सारी बातें की कि हम यहाँ पे शादी करेंगे, ऐसा करेंगे, वो सब करेंगे। ही वॉज सो एक्साइटेड फॉर द मैरिज। लेकिन ये क्यों करेगा ऐसा? उसे कभी भी उसके लिए क्लोजर नहीं मिला, उसे पता नहीं था उसने आत्महत्या की या ये एक्सीडेंटल डेथ था। तो इट्स काइंड ऑफ अ शॉक फॉर हिम, फॉर हर। और तब वो कुछ बताती है ऐसे कि जब ये हुआ एक्सीडेंट, उसके कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि वो जब मिलने गई थी डीसी को उसके फ्रेंड के घर पे, ब्रैड नाम का फ्रेंड है, तो उसे कुछ एक नॉट की तरह उनकी फोरहेड पे दिखाई दिया, डीसी के फोरहेड पे। शायद उसने कहीं पे बम्प कर लिया था उसके हेड को, ऐसा एक ऐसा आता बम्प्स आ जाता ना, वो नॉट उसको दिखाई दे रहा था। वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट था उसका कि उसे चक्कर आ रहे थे, कंकशन हो रहा था, वो नहीं बैलेंस कर पा रहा था कभी कभी, और कभी कभी ही वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल।
पेन हो रहा था, लेकिन शायद वो डॉक्टर के पास नहीं गया वहां पे। सो ये उसको मेमोरी है। और शायद उसे कुछ हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हुआ था कहीं पे, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है, बट अदरवाइज उसे कुछ पता नहीं था कि उसने आत्महत्या क्यों की होगी या फिर उसकी डेथ कैसे हुई होगी। अब वैलेरी का एक सेशन शुरू हो जाता है डेब डेबारी नाम के मीडियम के साथ। डेब डेबारी मीडियम ने बहुत सारे केस स्टडीज को यहाँ पे मीडियम की तरह हेल्प की है। और ये पूरा जो स्टोरी अभी हमने सुनी, उसको सुन के रॉबर्ट और डेब भी दोनों भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि इट्स अ रियली इमोशनल स्टोरी फॉर एनीबडी हु लिसन्स टू इट। तो वो ग्रीफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ग्रीफ और कंफर्ट उनको लगता है पहला लेसन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है केस स्टडी को देखते हुए। तो डेब अभी चैनल कर रही है गाइड्स के साथ, जो इसके गाइड्स है, वैलेरी के गाइड्स है। तब वो गाइड से बात करने लगती है, सेशन शुरू हो जाता है। तो पहला वहां पे रिमार्क आता है कि एक्यूरेट रिमार्क, कि तुम जो सेशन कर रही हो इसमें तुम्हें तुम्हारे डिसीज लव्ड वन से बहुत सारे लेसन्स, विजडम्स तुम्हें लेने हैं। इसीलिए ये तुम्हें सारे इवेंट्स तुम्हारे प्री बर्थ प्लानिंग में रखे हैं, ऐसा पहला कमेंट आता है यहाँ पे। ओके। तो तभी जब वो कांटेक्ट करने लगती है जिस भी डिसीज्ड, मतलब इधर डस्टिन और डीसी, कोई भी एक आके बात करे, तो पहले डीसी आ जाता है। डीसी कनेक्ट होता है और डीसी बात करने लगता है। सो डीसी आते ही वो कहता है कि आई एम नॉट हर एक्स, आई एम हर फियांसे। वो बोलता है कि मैं उसका कभी भी एक्स नहीं हूँ, मैं उसका मंगेतर था। ऐसा वो बहुत स्वीटली कहता है, क्योंकि ही वॉज रियली मैडली इन लव विद डेब। इतना अच्छा उनका सोल लेवल पे कनेक्शन था, जो फिजिकल लेवल पे भी कंटिन्यू हुआ। तो वो कंटिन्यू करता है कि मुझे पता था कि मैं बहुत लंबा जीवन नहीं जीने वाला हूँ। मुझे वो फीलिंग पहले से था जब मैं इस जीवन में था, डीसी की तरह। और जब एक्चुअल वो टाइम आया, तब मुझे ज्यादा इंट्यूशंस फील हो रहे थे, मुझे पता चल रहा था कि क्या हो सकता है आगे। लेकिन जो हमारा प्री बर्थ एग्रीमेंट है, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मेरा ये सिचुएशन जो मेरा क्रिएट हुआ था डेथ का, वो एक्सीडेंट की तरह लग रहा था, लेकिन इट वॉजंट एन एक्सीडेंट। मैंने ये किया है जानबूझकर, ये एक्चुअल में सही बात है। तो जो जॉनी ने इंफॉर्मेशन दी थी, ऐसा लगता है कि वो सही थी, कि डीसी ने आत्महत्या कर ली थी उस समय पे, ऐसा समझ में आता है। तो डेथ को ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा क्यों करोगे तुम, राइट? आई एम नॉट श्योर कि तुम क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो। वो कहता है कि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी उसको कुछ फील हो रहा था कि बहुत पेन और हेडेक हो रहा था, उसे लग रहा था अभी मेरा तो सर फट जाएगा, ऐसा फीलिंग आ रहा था। फिर उसको ये असाइनमेंट मिल जाती है उसी समय पे। और तो तभी उसे इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है कि कुछ समय के बाद मेरा ब्रेन एक्सप्लोड होने वाला है। इतना इतना क्लियर उसको आता है वो इंट्यूशन। तो उसके पास चॉइस था उसके डेथ का। वो कहता है कि जो ब्रेन एक्सप्लोड होने के बाद जो डेथ आने वाली थी, वो बहुत मेसी और लाइक नॉट गुड डेथ ऐसा लग रहा था उसे। तो उसने चूज किया खुद की लाइफ एंड करना पानी के अंदर। जो उसका प्यार था, पानी उसका प्यार था, तो उसने उसके साथ मरने का डिसाइड किया। सो फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन व्हाट आई थिंक इज, जो आत्महत्या होती है हमेशा से ही कोई दर्द या फिर तकलीफ, डिप्रेशन, गिविंग अप, हमेशा वो नहीं होता है। कभी कभी मुक्ति पानी है। और अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे अल्टीमेटली आप तो मृत्यु के पास ही हो, कभी ना कभी वो होने ही वाला है, तो आप उसके बजाय आप आत्महत्या को प्लान करते हो मृत्यु के लिए। कभी कभी हम लोग जज करते हैं जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको, कि लोग क्यों इतने हताश हो जाते हैं, उनके पास इतनी बड़ी लाइफ है, किसी के पास तो लाइफ नहीं होती है, वो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन वो दे आर नॉट रेडी टू एक्सपोज द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे शो देखा, लाइफ आफ्टर डेथ।
जहाँ पे मीडियम, एक्चुअल रियल मीडियम, अभी वो रहता है कैलिफोर्निया में, इट इज अ रियल रियल मीडियम, उसने एक चैनल किया, और वो सारे उसके सेशंस ऐसे ही चैनल है उस सीरीज में। अगर आपको देखना है तो आप सर्च कीजिए, लाइफ आफ्टर डेथ, नेटफ्लिक्स पे है। उसका नाम है टोनी, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट हेनरी उसका सरनेम है लास्ट। और वो एक मीडियम है। आ, तो एक वो चैनल करता है एक केस स्टडी को। उस समय पे वहां पे दो दो लेडीज बैठी है, और उनको चैनल करवाने हैं दो पीपल को। एक है कजन, और एक कजन का फादर। उन दोनों ने आत्महत्या कर ली है। ओके, ये कोई इन्फॉर्मेशन देते नहीं है ज्यादा, वो मीडियम आके ही वो सारे चैनलिंग करता है, जो मैसेजेस है वो उनको देता है। तो पहला मैसेज कजिन से आता है कि उनकी आत्महत्या जो हुई है उसका कारण वो बताते हैं। तो वो एक्चुअल में वो डार्क रीजंस थे, वो बहुत डिप्रेशन में था, वो परेशान था, इसलिए उसने किया। लेकिन जो फादर आता है, उस कजिन के फादर जो आते हैं, वो बताते हैं, वो ओल्ड एज है, 60s या 70s में वो है शायद। और ऐसे बताया जाता है उनका लिवर फेल हो गया था, और लिवर जो फेलियर हुआ था उसकी ट्रीटमेंट बहुत महंगी थी। और एनीवे ही वाज अबाउट टू डाई इन फ्यू मंथ्स। वो उसको पता चल गया था, इंट्यूशन आ रहा था उसको, डर नहीं था, इंट्यूशन था, वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था। अब वो मीडियम बता रहा है उस एनर्जी से कनेक्ट होके। वो फादर एक्चुअली ये सब बता रहे हैं उन लोगों को। वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि मैं कैसे ऐसे भी मरने ही वाला हूँ कुछ महीनों में, और वो लिवर डैमेज की वजह से होने वाला है। और मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवानी थी, और मुझे एक शेम फील हो रहा था सबको बताने के लिए कि मेरा लिवर डैमेज हो गया है, या फिर जो भी डिसीज उसको हुआ था। तो मैंने चूज किया खुद के जीवन को अंत करना, ताकि मैं हैप्पीली मर पाऊं। मैं अभी हैप्पी स्टेट में हूँ, मेरी फैमिली हैप्पी स्टेट में है, इस स्टेट में मैं मरना चाहता हूँ, ताकि मुझे वो सिचुएशन फेस नहीं करने पड़े जिस चीज को मैंने प्लान किया है मृत्यु के लिए। तो ये फ्री विल होता है। मैं ऐसे लर्न किया मैंने कि ये फ्री विल होता है। अगर वो मृत्यु समय आपके सच में वो समय आ गया है, करीब आ गया है, आपको पता है, उस समय पे वो टाइप ऑफ डेथ ना चूज करते हुए वो चेंज करके आत्महत्या कर सकते हैं। आत्महत्या हमेशा दर्द के लिए नहीं है। आत्महत्या अच्छे के लिए भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं ये बहुत स्ट्रांग रखती हूँ, मत रखती हूँ। शायद किसी के लिए ये लॉजिकल नहीं लगेगा, लेकिन मैं समझती हूँ, अगर आपको जीवन मिला है, तो आपकी जो भी वे से नेचुरल डेथ होने वाली है, इवन दो एक्सीडेंट आपको लगता है वो भी नेचुरल डेथ ही है, उसी तरह से होनी चाहिए। वो एक्चुअल वे है आपका मुक्ति पाने का। आत्महत्या किस वजह से हो रही है, वो दर्द में हो रही है या खुशी में हो रही है, दैट्स माई ओपिनियन। एज एज पूजा आई एम टेलिंग यू, आप आत्महत्या को ना चूज करें। वो दर्द भी आपको सिखाने के लिए आ रहा है, फिजिकल पेन भी आपको सिखाने के लिए आ रहा है। नॉट जस्ट यू, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को सिखाने के लिए भी आता है वो पेन। सो लिव दैट पेन, एक्सपीरियंस इट, फील ग्रेटिट्यूड अबाउट दैट सिचुएशन, एंड देन लीव योर बॉडी इफ दैट इज द टाइम। आत्महत्या चूज करना मेरे हिसाब से, एज अ पर्सन, एज एज मी पूजा, मैं इसको कभी भी उसको रेकमेंड नहीं करूंगी, प्रमोट नहीं करूंगी, अलाउ नहीं करूंगी। ये मेरा स्ट्रांग है थोड़ा सा, आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन इट, बट दिस इज माई ओन ओपिनियन। लेकिन ऐसा भी होता है, मैं बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ।